गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। परीक्षा कैसी गई? सबने अच्छी तरह से पेपर लिखे होंगे, है ना? मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। आप 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी विषय होने पर भी शब्द के ऊपर रेखा नहीं खींची है। जिन बच्चों ने रेखा नहीं खींची होगी उन्हें पता होगा कि आपने कैसे लिखा है। तो आप लोग हिंदी विषय लिख रहे हो। हिंदी और संस्कृत ये 2 विषय ऐसे हैं जिसमें शब्द के ऊपर रेखा खींचनी बहुत जरूरी है, आवश्यक है, और तभी वह हिंदी भाषा कहलाती है। वरना हिंदी भी नहीं है और गुजराती भी नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऊपर लिटी नहीं की है, पर आपके अक्षर जो है वह तो हिंदी के हैं। जैसे क, आप क लिखते हो तो ये हिंदी क है, पर जो लिटी नहीं करते हैं और आप ऐसा लिखोगे तो ये गुजराती क भी नहीं है और हिंदी भी नहीं है। तो हमें क्या समझना है? समझ सकते हो आप? तो आप जो भी शब्द लिखो उन पर रेखा खींचो। आप अब 8वीं कक्षा में हो, आपको कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों के मार्क्स मैंने कट कर दिए हैं। जिन्होंने रेखा नहीं खींची होगी उन्हें पता होगा। तो 2-3 बच्चे ऐसे हैं, मुझे नाम नहीं देने हैं, मुझे पता है। तो आज से ध्यान में रखना और ध्यान से लिखोगे। अब हमारा लेसन है माँ कह एक कहानी, जिनमें हम स्वाध्याय समझ रहे थे और समझते हैं। फिर से याद दिला दूं, लेखक है मैथिली शरण गुप्त और उनका प्रकार है संवाद शैली। तो आज हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। काव्य पंक्ति है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। अब इसका भावार्थ आपको लिखना है। तो भावार्थ क्या है मैं यहाँ बोलती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और आपको अपने शब्दों में लिखना है। बराबर? कि मेरे बेटे तू बहुत नहीं, वर्ण बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदे, हिम बिंदु यानी ओस की बूंदे, जिन्हें हम गुजराती में झाकड़ कहते हैं, तो ओस की बूंदे चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था।
राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। बराबर। तो ये हमारी इसकी भावार्थ यानी कि उसका सार है। अब दूसरी काव्य पंक्ति। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। जहां सुरभि मनमानी? हाँ माँ, यही कहानी। तो अब इसका भावार्थ सुनते हैं कि मेरे बेटे, तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। जहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। बराबर। तो ये दो पंक्ति की भावार्थ मैंने यहाँ पर आपको बताया। आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करोगे। आगे प्रश्न है, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 लिटी आपको दी है और बाकी की कहानी आपको लिखनी है। तो कहानी है, माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। अब आगे की कहानी आपको लिखनी है। तो कैसे लिखोगे? आपको अपने शब्दों में जो आए तो आप लिख सकते हो, वरना मैं यहाँ आपको सुनाती हूँ, आप वह भी लिख सकते हो। वैसे हमें ये नोट में नहीं लिखनी है। बराबर। ध्यान से सुनिए कि माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी। जब वह पौधा पेड़ बनेगा, कितना सुंदर हमें लगेगा। वायु प्रदूषण फैल रहा जो, उसको मार भगाऊंगा। माँ मुझको भी पौधा दे दे। तो यह कविता सरल भाषा में बनाई गई है। आप अपने घर के आसपास ऐसा एक एक पौधा लगाओ और खुश हो। हर रोज उसे पानी पिलाओ और जब वह कुछ सालों के बाद बड़ा पेड़ बन जाएगा तो आपको बहुत खुशी होगी। आगे देखते हैं प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी को आगे बढ़ाओ। यानी कि अधूरी कहानी है, हमें पूरी करनी है। तो कहानी क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सुनो कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने कहा, जहांपना, दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। आगे भी मैंने ये कहानी आपको समझाई थी, एक लेसन में आई थी और 7वीं कक्षा में भी ये कहानी हमारे पास आ गई है। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी आपको सुना देती हूँ और आगे का प्रश्न हम समझें।
सूरज ने बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो, यह यात्री कोट पहने जा रहा है। जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। अब कहानी आगे कहूं या आप समझ गए होंगे? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे और आगे कहने की मेरी ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं समझे हो तो प्रयत्न करके आगे की कहानी आप लिखोगे। बराबर? मैंने आपको कुछ थोड़ा सा समझा दिया। तो अब आगे मैं और प्रश्न एक लेती हूँ कि अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करोगे? दुर्घटना यानी अकस्मात हुआ तो आप क्या करोगे? पाठशाला के सामने नहीं, हम कहीं पर जा रहे हैं, हमारे घर के सामने, घर के पास भी हो, तो हम क्या करेंगे? तो हमें हमारी मानवता दिखलानी है। हमारे में इतनी मानवता होनी चाहिए कि हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे कुछ हद तक थोड़ा सा प्रेम दया दिखाए। बराबर? तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत वहां पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में ले जाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी से, यानी कि हर जगह पर हम प्रवास जाते हैं तहाँ वहाँ घर में कहीं पर भी कुछ मलम पट्टी हम रखते हैं तो वह चिकित्सा कहते हैं उन्हें, प्राथमिक चिकित्सा। तो प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई यानी कि ज़्यादा हुई तो हम अस्पताल से या आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। तो ये हमारी मानवता होगी। बराबर? तो ये प्रश्न यहाँ पर आप समझकर अपने शब्दों में लिखोगे। कुछ और वाक्य लिखने हो तो लिख सकते हो। अब आगे का प्रश्न, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। यह प्रश्न हमारे अभ्यास में अंत का प्रश्न था, काव्यसार वही है, इसीलिए हमें यह प्रश्न लिखना नहीं है। बराबर? तो आज ये प्रश्न मैंने जो समझाए हैं, मैं आपको प्रश्न की PDF भेज दूंगी, उत्तर आपको लिखने हैं। बराबर? तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से, शब्द के ऊपर रेखा खींचकर आप लिखोगे। जो मेरे हाथ में आपकी नोट या कुछ भी आ गया लिखा हुआ और आपने ऊपर लिटी नहीं की है शब्द के ऊपर, तो मैं वह कार्य गलत समझूंगी और फिर से लिखने के लिए दूंगी। बराबर? थैंक यू।